जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 आप लोगों का क्लास 12th का सामान्य हिंदी का पेपर 18 फरवरी को है और उस पेपर की तैयारी के क्रम में आज हम लोग विजयी भव क्लास पढ़ेंगे। इतना ही काफ़ी है, परीक्षा में आग लगा दोगे। अगर आप लोग इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या कहता है। क्या कह रहा है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका है बच्चों? वृंदावन लाल वर्मा जी का है, या फिर भगवती चरण वर्मा जी का है, या फणीश्वर नाथ रेणु का है, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो पहली बात तो मैला आंचल क्या है, तो उपन्यास है। और अगर हमसे कोई पूछे कि किसका है तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम आपको बता रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी बच्चों? तो झांसी की रानी है, बांस की फांस है और मंगल सूत्र है। कौन सी रचना बच्चों? मंगल सूत्र, बांस की फांस और झांसी की रानी। भगवती चरण वर्मा की बात करें तो भगवती चरण वर्मा की रचनाओं में भूले बिसरे चित्र है, चित्रलेखा है, और कौन सी रचना है? भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा और अपने खिलौने। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इन्हीं की रचना है कौन सी बच्चों? मैला आंचल। और मैला आंचल रचना जो इनकी है, इसके अतिरिक्त परिति परिकथा भी इन्हीं की है और मारे गए गुलफाम भी इन्हीं की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी का गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रताप पत्रिका के संपादक हैं कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका का नाम बच्चों क्या है? सरस्वती। कौन सी पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी की? सरस्वती है। मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका का नाम क्या है? तो हंस है। मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी पत्रिका बच्चों? हंस। और गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका का नाम है प्रताप। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका का क्या नाम है बच्चों? हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का की रचना क्या है, पत्रिका क्या है? तो इनकी पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। क्या है बच्चों? आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी। अब इसमें हमसे पूछा गया था प्रताप पत्रिका, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी जी को, या राधा कृष्णदास जी को। तो बच्चों अगर हम लोग इसमें बात करें राधा कृष्णदास की रचना, तो इनकी कौन सी रचना है बच्चों? इनकी रचना है सत्य की खोज। क्या बच्चों? सत्य की खोज। किशोरीलाल गोस्वामी जी की कौन सी रचना है? इंदुमती। कौन सी रचना बच्चों? इंदुमती। और रामकुमार वर्मा जी का वीर हमीर है, चित्तौड़ की चिता है, और साहित्य समालोचन है। एक रचना मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वीर हमीर। और कौन कौन सी हैं? तो चित्तौड़ की चिता है और साहित्य समालोचन है। जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल, तितली, इरावती, प्रतिध्वनि, छाया और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद जी का है। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है बच्चों? तो बता दीजिए कि किसकी है। जन्मेजय का नागयज्ञ क्या हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है, या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, या जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर सेठ गोविंद दास की रचना है? तो बच्चों अगर हम लोग बात करें इसमें, तो हम लोग देखेंगे हरिकृष्ण प्रेमी जी का, इनका है स्वर्ण विहान। इनकी एक रचना है स्वर्ण विहान,
और एक रचना इनकी बहुत फेमस है, रक्षाबंधन। कौन सी रचना बच्चों? रक्षाबंधन। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सेठ गोविंद दास जी की रचना हम बता दे रहे हैं कौन सी है, कृष्ण कामनी है, होनहार है, होनहार। और कौन सी रचना है, व्यंग व्यर्थ संदेह। जयशंकर प्रसाद जी का है जन्मेजय का नागयज्ञ, एक नाटक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या अमरकांत जी हैं, या फिर जी सुंदर रेड्डी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है बच्चों, विचार और वितर्क। कौन सी रचना है? विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। कौन सी रचना है? मेरे विचार। लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया। अमरकांत जी की रचना की बात करें तो मित्र मिलन, सूखा पत्ता। कौन सा है बच्चों? सूखा पत्ता, मित्र मिलन। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी अमरकांत जी की हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कर्मभूमि। कौन सी है? कर्मभूमि है। और कौन सी रचना है इनकी? इनकी रचना सॉरी कर्मभूमि नहीं, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पर बच्चों, सारी चाहते हैं उसके लिए। और जो इनकी माता भूमि है, कर्मभूमि नहीं है, माता भूमि है। और इनकी रचनाओं में आप लोग देखेंगे तो राष्ट्र का स्वरूप है, और कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, ये सभी इनकी है। और जो डिप्टी कलेक्टरी है ये अमरकांत जी की रचना है। किसकी है बच्चों? तो ये अमरकांत जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक कौन से विधा की रचना है? कहानी है, या नाटक है, या गद्य गीत है, या फिर संस्मरण है? बच्चों अगर हम बात करें पागल पथिक की, तो पागल पथिक क्या है? गद्य गीत है, मतलब गद्य है लेकिन गीत के रूप में इसको लिखा गया है। पागल पथिक किसकी रचना है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा निबंध लिखा है बच्चों? कविता क्या है, या फिर तुम चंदन हम पानी, या राष्ट्र का स्वरूप, या अशोक के फूल? तो अशोक के फूल किसका है बच्चों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। राष्ट्र का स्वरूप किसका है? तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तुम चंदन हम पानी, ये किसकी रचना है? ये विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है, विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है तुम चंदन हम पानी। और निबंध संग्रह है, ये भी ध्यान रखना। कविता क्या है, ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। अगला कह रहा है कि गोदान के रचनाकार थे। गोदान के रचनाकार कौन थे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या जैनेन्द्र कुमार, या फिर अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर की अगर बात करें बच्चों, तो इनकी रचना है सेठ बांकेमल। कौन सी रचना? सेठ बांकेमल है। बूंद और समुद्र है, शतरंज के मोहरे है, ये किसकी रचना है? तो ये सभी अमृतलाल नागर की है। जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में प्रस्तुत प्रश्न है। और कौन सी रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की बच्चों? तो जैनेन्द्र कुमार जी की और रचनाओं में जैसे आप लोग ने देखा है, बहुत सारी रचनाएं मैंने बताई है। और इनका त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है, ये सभी जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की गबन, गोदान, सेवा सदन, ये सभी इनकी रचना है। तो गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? अज्ञेय जी हैं, या मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं? तो बच्चों अज्ञेय जी की रचना में हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, और इत्यलम, ये सभी किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी की गबन, गोदान, सेवा सदन का ये सभी इनकी है। कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी इनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है,
विवर्त है और प्रस्तुत प्रश्न है। ये सभी किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। तो अभी हम लोग किसको देखे? जयशंकर प्रसाद जी को हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है, बेईमान की परत किस विधा की रचना है? कहानी है या निबंध है या फिर नाटक है या फिर यात्रा वृत्तांत है? क्या है बच्चों? बेईमान की परत की विधा पूछी गई है। तो ये कौन सी विधा है बच्चों? तो ये विधा है निबंध। क्या है? निबंध है। और किसका है? तो ये परसाई जी का है। हरिशंकर परसाई जी की रचना है बेईमान की परत। अगले पर चलते हैं। अगला कह रहा है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है बच्चों? विचार प्रवाह है या फिर प्रस्तुत प्रश्न है या फिर पृथ्वी पुत्र है या तब की बात और थी? तो बच्चों विचार प्रवाह किसका है? विचार प्रवाह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रस्तुत प्रश्न किसका है? तो प्रस्तुत प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार जी का। किसकी रचना बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अब एक ही रचना है तब की बात और थी, और ये क्या है? निबंध संग्रह भी है और हरिशंकर परसाई जी की रचना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी थे या युगल किशोर शुक्ल थे या प्रताप नारायण मिश्र थे या फिर किशोरी लाल गोस्वामी थे? तो किशोरी लाल गोस्वामी ने पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है, लेकिन इनकी एक रचना बहुत ही फेमस है जो हिंदी की प्रथम कहानी भी है। कौन सी है बच्चों? इंदुमती है। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है? तो ब्राह्मण है। कौन सी पत्रिका बच्चों? ब्राह्मण पत्रिका। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है? हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका है बच्चों? हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है। और जुगल किशोर शुक्ल जी की कौन सी पत्रिका है? उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी की प्रथम पत्रिका भी मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे, एक रचना जैसे उनके दिन फिरे, ये किसका है? तो हरिशंकर परसाई जी का है। और किस विधा की रचना है पूछ रहे हैं? उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है कि नाटक है? जैसे उनके दिन फिरे क्या है बच्चों? तो ये एक कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा की है? कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कौन सी कृति है? पुनर्नवा या फिर पृथ्वी पुत्र या फिर आलोक पर्व या फिर धर्म के फूल? कौन सी रचना है बच्चों? पुनर्नवा किसका है? तो पुनर्नवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पृथ्वी पुत्र किसका है? तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। आलोक पर्व ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और धर्म के फूल ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। धर्म के फूल आप लोग बताएंगे कि किसकी रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या फिर महादेवी वर्मा या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं या डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं? कौन है बच्चों? तो निराला जी की रचना कौन कौन सी है? निराला जी की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सभी निराला जी की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं यामा है, अतीत के चलचित्र है, और कौन सा है? मेरा परिवार है। और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, ये सभी किसकी रचना है बच्चों? तो ये सभी रचनाएं हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। और ये जो रचना आपकी है निराला की साहित्य साधना, ये किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना किस विधा की है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिंहावलोकन जो रचना है ये किसकी है? तो यशपाल जी की है। इसकी विधा पूछ रहे हैं, आत्मकथा है या फिर रेखा चित्र है या संस्मरण है या फिर कहानी है? तो बच्चों सिंहावलोकन जो यशपाल जी की रचना है ये कौन सी विधा की है? ये संस्मरण विधा की है। कौन सी विधा की बच्चों? संस्मरण विधा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, श्री जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। जी सुंदर रेड्डी कौन सी रचना के लेखक हैं? सदाचार की ताबीज या फिर साहित्य का श्रेय और प्रेय या फिर मेरे विचार या फिर मंथन? किसकी रचना, कौन सी रचना बच्चों? तो अगर हम बात करें सदाचार की ताबीज,
तो ये है हरिशंकर परसाई जी की रचना। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की। साहित्य का श्रेय और प्रेय ये है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी की। मंथन की बात करें तो मंथन रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। मेरे विचार किसकी है? जी सुंदर रेड्डी जी की है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना जी सुंदर रेड्डी की नहीं है? कौन सी नहीं? साहित्य और समाज नहीं है, या मेरे विचार नहीं है, या फिर भारत की एकता नहीं है, या वैचारिकी शोध और बोध नहीं है। तो बच्चों इसमें साहित्य की समाज भी इन्हीं का है, मेरे विचार भी इन्हीं का है, और वैचारिकी शोध और बोध भी इन्हीं का है। लेकिन भारत की एकता किसकी है? तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना। किसकी है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। अब इसमें कह रहे हैं जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे ये किसका कहानी संग्रह है? फणीश्वर नाथ रेणु का है, या फिर जैनेन्द्र कुमार का है, या फिर अमरकांत जी का है, या फिर हरिशंकर परसाई जी का है? फणीश्वर नाथ रेणु का कौन कौन सा रचना है बच्चों? तो मैला आंचल है, परती परिकथा है, और मारे गए गुलफाम है। अगर हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में साहित्य का श्रेय और प्रेय है। और कौन सी रचना है? तो त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है। ये सभी किसकी रचनाएं बच्चों? तो ये सभी जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं हैं। अमरकांत जी की अगर रचना बात करें तो अमरकांत जी की रचनाओं में मित्र मिलन है, सूखा पत्ता है, ग्राम सेविका है, और हरिशंकर परसाई जी का तट की खोज, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे, ये सभी किसका है बच्चों? तो ये सभी हरिशंकर परसाई जी की रचना है, और आपसे यही पूछा भी गया है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी रचना बच्चों? विंग्स ऑफ फायर। हरिशंकर परसाई जी की रचना जैसे उनके दिन फिरे, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो हरिशंकर परसाई जी की हैं। जी सुंदर रेड्डी की बात करें तो मेरे विचार, लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात करें तो बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, और साथ ही साथ मेरे पिताजी जो संस्मरण है ये भी इन्हीं की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? सबसे पहले तो ये जानिए कि साहित्य सहचर किसकी रचना है? तो साहित्य सहचर रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और कौन से विधा की है ये बताना, निबंध है कि आलोचना है कि उपन्यास है कि संस्मरण है? तो कौन सी विधा है बच्चों? तो इसकी विधा है आलोचना। कौन सी विधा है? आलोचना विधा की ये रचना है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या जी सुंदर रेड्डी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है विचार और वितर्क। और कौन सा है? पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। जी सुंदर रेड्डी की बात करें तो जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं में कौन सा है बच्चों? इनकी रचनाओं में लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया और मेरे विचार। वासुदेव शरण अग्रवाल की भारत की एकता, भारत भूमि, माता भूमि और राष्ट्र का स्वरूप, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की। हरिशंकर परसाई का क्या है? भूत के पांव पीछे, तट की खोज, जैसे उनके दिन फिरे, ये सभी रचनाएं किसकी हैं बच्चों? तो ये सभी रचनाएं हैं किसकी? हरिशंकर परसाई जी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए, मज़ा नहीं आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तभी आनंद आएगा। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, या फिर अमृत राय जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या विद्यानिवास मिश्र हैं? कौन है बच्चों? तो
आप लोग चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें विद्यानिवास मिश्र जी की, तो विद्यानिवास मिश्र जी की कौन कौन सी रचना है? व्यक्ति व्यंजना और भारतीय संस्कृति के आधार। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे यामा है, और कौन सा है, तट की खो सॉरी यामा है, और मेरे विचार, और इनकी कौन सी रचना है, मेरे विचार नहीं, मेरा परिवार है, गलती हो गई है, मेरा परिवार है महादेवी वर्मा का, और अतीत के चलचित्र हैं। अमृत राय जी की बात करें तो कलम का सिपाही है, जो कि जीवनी विधा की है, और कौन है इसके, तो कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय जी हैं, और जीवनी है ये मुंशी प्रेमचंद जी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग रामविलास शर्मा जी की रचनाओं को बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है? कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है? प्रगतिवादी युग है, या छायावाद है, या प्रयोगवाद है, या फिर द्विवेदी युग है? तो कौन से युग का है बच्चों? तो ये देखिए, छायावाद का और एक मिनट, द्विवेदी युग का नहीं हो सकता, छायावाद और द्विवेदी युग का ये नहीं है। तो फिर ये कौन से युग का हो सकता है? प्रगतिवाद या प्रयोगवाद में किसका है ये? तो ये है अज्ञेय जी का। किसका बच्चों? अज्ञेय जी का है। और अज्ञेय जी का कहना था प्रयोग सभी कालों में हुआ है, प्रयोगवाद के संस्थापक थे, इसीलिए ये प्रयोगवादी युग की रचना है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति किसका है? किसकी काव्य पंक्ति है भैया? चलिए बता दीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, या मैथिली शरण गुप्त जी की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, या फिर नरेश मेहता जी की है? किसकी रचना है ये कथन? तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सोल। नरेश मेहता की बात करें तो इन्होंने लिखा है अरण्या, और क्या लिखा है? डूबते मस्तूल, और क्या लिखा है? प्रथम फाल्गुन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो ये इन्हीं की कथन है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सत्य हरिश्चंद्र लिखा है, प्रेम माधुरी लिखा है, प्रेम प्रलाप लिखा है, भारत दुर्दशा है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। और मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना है बच्चों? साकेत, जो कि बहुत ही फेमस रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करें तो प्रिय प्रवास इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहाँ पर है? प्रगतिवादी में, या फिर छायावाद में, या प्रयोगवाद में, या द्विवेदी युग में? कहाँ पर है बच्चों? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो हुआ है ये हुआ है प्रयोगवाद में। कहाँ पर हुआ है? प्रयोगवाद में ये हुआ है। अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का संपादन किया था, प्रकाशन किया था? कौन सी पत्रिका थी बच्चों? हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, हरिश्चंद्र पत्रिका, या हंस था, या फिर कविवचन सुधा, या बाल बोधनी? तो हंस के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी। ये इनकी पत्रिका नहीं है। बाकी की जो 3 पत्रिकाएं हैं वो 3 की तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाल बोधनी पत्रिका में महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात किया था। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक बार सभी लोग लाइक शेयर ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, माटी की मूर्तें एक इसके लेखक हैं। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? कौन है बच्चों? तो अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो पुनर्नवा है, और कौन सा है? साहित्य सहचर भी इन्हीं की रचना है, और बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, विचार और वितर्क, ये इनकी रचनाएं हैं। अगर हम बेनीपुरी जी की बात करें तो बेनीपुरी जी की रचनाओं में है पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, और अम्बपाली। तो माटी की मूर्तें किसका है बच्चों? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कविता कलाप, कविता कलाप है। और कौन सा है बच्चों? और इनकी रचनाओं में है काव्य मंजूषा। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनकी रचनाओं में है शिशुपाल वध, नल दमयंती,
शिक्षादान, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर राहुल सांकृत्यायन हैं, या नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कौन है बच्चों? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में है आधुनिक साहित्य और भुलक्कड़ों का देश। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र, वोल्गा से गंगा और मेरी तिब्बत यात्रा। बालकृष्ण भट्ट जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में है शिशुपाल वध, नल दमयंती और शिक्षादान। देखिए अगर आप व्याख्या ढंग से सुन रहे हैं तो सारी व्याख्या आपको याद हो जाएंगी, बहुत सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर बात करें सरदार पूर्ण सिंह जी की तो इनकी रचना है अविचल ज्योत, खुले मैदान, खुले झुंड और खुले लेख। खुले के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। शेखर एक जीवनी रचना की विधा क्या है बच्चों? कहानी है, या फिर जीवनी है, या फिर उपन्यास है, या आत्मकथा है। तो शेखर एक जीवनी जो रचना है ये है अज्ञेय जी की। यहाँ जीवनी देखिए, बस सोच लिए कि जीवनी हो गया और मार दिए टिक, और ये हो गया गलत, आपका नंबर कट गया। तो सही क्या होगा? उपन्यास होगा। क्या सही होगा? उपन्यास होगा। कौन सा, किसका है? तो अज्ञेय जी का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। गलत युग्म आपको ढूंढना है कि किसका है। इंशाअल्लाह खां जी का है रानी केतकी की कहानी, क्या ये गलत है? या रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, या फिर माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, या फिर शिव प्रसाद सिंह का जोंक और जिंदगी और जोंक। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन जो गलत जोड़ा है वो क्या है? जिंदगी और जोंक वाला। तो जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? जिंदगी और जोंक रचना है अमरकांत जी की। किसकी रचना है? अमरकांत जी की रचना है। शिव प्रसाद हिंद, सितारे हिंद जिनको हम लोग कहते हैं, इनकी कौन सी रचना है? राजा भोज का सपना। इनकी कौन सी रचना है बच्चों? तो राजा भोज का सपना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति, या साहित्य का श्रेय और प्रेय, या फिर विचार और वितर्क, या तुलसी चंदन घिसें। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें तुलसी चंदन घिसें तो ये है हरिशंकर परसाई जी की रचना। किसकी रचना है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी की। विचार और वितर्क किसकी रचना है? तो विचार और वितर्क है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया था कि ये जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। और कला और संस्कृति किसका है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अगले पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण की विधा है। कौन सी विधा है? भूले बिसरे चेहरे, या फिर क्षण बोले कण मुस्काए, या फिर माटी के फूल, या फिर दीप जले शंख बजे। कौन सी रचना है बच्चों? तो अगर हम बात करें कि किस मतलब भूले बिसरे चेहरे की, तो भूले बिसरे चेहरे किसकी है? तो इन्हीं का है, तो इन्हीं का, लेकिन ये है रेखा चित्र। क्या है बच्चों? रेखा चित्र है। भूले बिसरे चेहरे क्या है? रेखा चित्र है। क्षण बोले कण मुस्काए ये भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, लेकिन ये क्या है? तो ये है रिपोर्ताज। क्या है बच्चों? रिपोर्ताज। माटी के फूल ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना। किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। और है क्या? तो ये भी रेखा चित्र है। अब हम बात करेंगे इनकी दीप जले शंख बजे जो है, ये इनकी संस्मरण विधा की रचना है। कौन सी विधा की है बच्चों? तो संस्मरण विधा की रचना है। और किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं। वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर जी सुंदर रेड्डी हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं, या हरिशंकर परसाई जी हैं। तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में विचार और वितर्क है,
चारुचंद्र लेख है, और क्या है, और है साहित्य सहचर, पुनर्नवा, सहज साधना। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं में बात करें तो इनकी रचनाओं में है मेरे विचार, और मेरे विचार के साथ साथ और कौन सी रचना है? लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया। अगर हम बात करें जैनेंद्र कुमार की, तो जैनेंद्र कुमार की रचना है त्यागपत्र। त्यागपत्र के साथ साथ परख, मुक्तिबोध, सुनीता। ये किसकी रचना है? जैनेंद्र कुमार जी की। और वैचारिकी शोध और बोध, ये भी रचना जैनेंद्र कुमार जी की ही है। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो तट की खोज है, भूत के पांव पीछे है, जैसे उनके दिन फिरे। ये सभी किसकी रचनाएं बच्चों? तो ये सभी रचनाएं हैं किसकी? हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कृति एवं कृतिकार का एक गलत युग्म है। गलत युग्म पूछ रहा है बच्चों। प्रेम सागर लल्लू लाल जी का है, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी का है, चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग जी का है। लेकिन यहाँ पर तो किशोरी लाल गोस्वामी को दिए हैं, तो भैया यही गलत है। और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं। गुलाब राय जी कौन से युग के निबंधकार हैं? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। द्विवेदी युग के हैं, या शुक्ल युग के हैं, या शुक्लोत्तर युग के हैं, या फिर स्वातंत्र्योत्तर युग के हैं? तो बच्चों बाबू गुलाब राय जी शुक्ल युग के हैं। कौन से युग के हैं? शुक्ल युग के हैं। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास जैनेंद्र कुमार जी का बच्चों? त्यागपत्र है, या ऋतुचक्र है, या परती परिकथा है, या चारुचंद्र लेख है? तो चारुचंद्र लेख की बात करें तो ये तो है हजारी प्रसाद जी का। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद जी का। परती परिकथा की बात करें तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। किसका है बच्चों? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ऋतुचक्र की बात करें तो ऋतुचक्र है इलाचंद्र जोशी द्वारा। और मैं आपको बता दूं ये समस्त रचनाएं जितनी भी यहाँ पर हैं सभी उपन्यास हैं। और त्यागपत्र किसका है बच्चों? तो त्यागपत्र है जैनेंद्र कुमार जी की रचना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा है? साहित्य सहचर है, या पुनर्नवा है, या फिर सहज साधना है, या फिर विचार और वितर्क है? कौन सा है बच्चों इसमें? तो अगर हम इसमें बात करें तो साहित्य सहचर है आलोचना। क्या है? साहित्य सहचर है आलोचना। अगर हम बात करें पुनर्नवा तो पुनर्नवा है उपन्यास। अगर हम बात करें सहज साधना तो ये है ऐतिहासिक विवरण। क्या बच्चों? ऐतिहासिक विवरण है। अगर हम बात करें विचार और वितर्क की तो ये क्या है? निबंध संग्रह है। इनका आप लोगों का ये सभी रचनाएं जो चार की चारों दी गई हैं ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस है, या साहित्यालोचन है, या अतीत के चलचित्र है, या अंतरिक्ष की यात्रा है? अंतरिक्ष की यात्रा है राकेश शर्मा की। और ये रचना क्या है? ये रचना है संस्मरण। अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा की। और ये क्या है? तो यही है रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र ही रेखा चित्र है। साहित्यालोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की है। और ये क्या है? आलोचना है। क्या बच्चों? आलोचना। और मुद्रा राक्षस किसका है? तो ये विशाख दत्त का है। और है क्या? ये है नाटक। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। और विशाख दत्त जी का है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अतीत के चलचित्र आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं। कौन है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कौन कौन सी रचना है? कविता कलाप और काव्य मंजूषा। धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मवीर भारती की कौन सी रचनाएं हैं? पतितों के धर्मवीर भारती का है सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कौन कौन सी रचना? विचार भी थी, रस मीमांसा, चिंतामणि, 11 वर्ष का समय।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, और कौन सा है विशस्य विस्मौषधम, वैद की हिंसा हिंसा ना भवती, ये सभी किसका है बच्चों, भारतेंदु जी का। हालांकि इसमें पूछा गया प्रसिद्ध आलोचक छायावादी युग के, और वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न कह रहा है भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है। भारतेंदु युग के लेखक इसमें से कौन नहीं है बच्चों, आप लोगों को बताना है। बालकृष्ण भट्ट जी नहीं है, या प्रताप नारायण मिश्र जी नहीं है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं है, या किशोरीलाल गोस्वामी जी नहीं है। तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और किशोरीलाल गोस्वामी ये सभी किसके हैं, भारतेंदु युग के हैं। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी ये स्वातंत्रोत्तर युग के हैं, स्वतंत्रता वाले युग के हैं, स्वतंत्रता के बाद वाले। अगला कह रहा है डायरी विधा की रचना नहीं है। तो डायरी विधा की कौन सी रचना नहीं है बच्चों, ज़्यादा अपनी कम कमाई पराई, या फिर निठल्ले की डायरी, या फिर एक साहित्यिक की डायरी, या रोज नामचा। कौन सा बच्चों, तो रोज नामचा जो है ये है नेमिचंद जैन जी का। किसका है, नेमिचंद जैन जी की रचना है। अगर हम एक साहित्यिक की डायरी की बात करें तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। किसका है बच्चों, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी क्या है, ये परसाई जी की रचना है, हरिशंकर परसाई जी की, हरिशंकर परसाई जी की। ज़्यादा अपनी कम कमाई, ये उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है। और ज़्यादा अपनी कम पराई यही क्या है, संस्मरण है। ये क्या है बच्चों, तो संस्मरण है। हाँ, जोरदार तरीके से अब आ गया समय जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करने का, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करने का। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। अगला कह रहा निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित है। इरावती है, या फिर ऋतुचक्र है, या सुनीता है, या निर्मला है। तो चलिए बता देते हैं खटाखट। इरावती किसका है, इरावती जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इरावती किसकी रचना बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का। ऋतुचक्र किसका है, तो ऋतुचक्र है इलाचंद्र जोशी जी की रचना। सुनीता किसकी रचना है, तो यही है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। और निर्मला किसका है, तो निर्मला है प्रेमचंद जी की रचना। हम लोगों से पूछा गया था जैनेन्द्र कुमार, सुनीता, कौन सा, सुनीता आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है, विचार प्रवाह, या माटी हो गई सोना, या फिर परख, या फिर साहित्य और समाज। तो साहित्य और समाज किसकी रचना है बच्चों, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। परख की बात करें तो परख किसकी रचना है, परख है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। किसकी रचना है बच्चों, तो परख जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। और विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो अब बचा क्या, माटी हो गई सोना, और ये किसकी रचना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का त्यागपत्र है, या रंगभूमि है, या फिर पुनर्नवा है, या तट की खोज है। तो तट की खोज किसकी है बच्चों, हरिशंकर परसाई जी की रचना है। किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की रचना है। पुनर्नवा किसका है, हजारी प्रसाद जी की रचना है। रंगभूमि प्रेमचंद जी की रचना है। रंगभूमि किसकी रचना बच्चों, तो मुंशी प्रेमचंद जी की। और त्यागपत्र यही है भैया जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। बार बार नाम आ रहा है त्यागपत्र का। हम लोगों से पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, तो पुनर्नवा है। एक बार सभी लोग थंब वाला भेजिए इमोजी कमेंट सेक्शन में, अगर समझ में आ रहा है तो थंब वाला या हैंड रेज वाला भेजिए। और किन किन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वह लोग भी भेजिए। अगला है इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं। इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, या फिर सुदर्शन जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं। कौन है बच्चों, तो अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है पूस की रात। कहानी की बात हो रही है बच्चों, तो मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी रचना है, पूस की रात है। और कौन सी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की, तो गबन गोदान सेवा सदन कर्मभूमि निर्मला, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की। सुदर्शन की बात करें तो सुदर्शन जी की रचनाएं हैं हार की जीत, और सच का सौदा,
और कौन सी रचना है? अठन्नी का चोर। अठन्नी का चोर, सच का सौदा, हार की जीत, ये है सुदर्शन जी का। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कौन सी रचनाएं हैं? तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रचनाएं हैं आविष्कार, प्रतिहिंसा, सहचर और कार्यकुशलता। ये किसकी रचना है बच्चों? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो इंद्रजाल, छाया और प्रतिध्वनि ये कहानी है। और नाटक में तो बहुत सारे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सभी क्या है? उनका नाटक है। हम लोगों से पूछा गया इंद्रजाल और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी लेखक हैं। कौन सी रचना के लेखक हैं बच्चों? अकाल पुरुष गांधी के, या भारत की एकता के, या फिर विवर्त के, या फिर धरती के फूल के? कौन से हैं बच्चों? तो अगर हम बात करें धरती के फूल, तो ये है हरिशंकर परसाई जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? हरिशंकर परसाई जी का। अगर बात करें विवर्त, तो विवर्त आप सभी लोग जानते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी की। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? तो भारत की एकता के रचनाकार हैं, आप लोग जानते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार भी जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ। हरिऔध की ठेठ हिंदी की ठाठ की कृति है। कौन सी कृति की, कौन सी विधा की है? कहानी है, या उपन्यास है, या जीवनी है, या नाटक है? तो बच्चों हरिऔध जी का जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ये उपन्यास है। एक बार सभी लोग लाइक शेयर जबरदस्त तरीके से कर दीजिए, मज़ा आ जाए एकदम से। अगला प्रश्न कह रहा है भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं? तो नहीं है भैया, इनकी भारत की एकता है। और कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप है। और कौन सा है? तो और इनकी रचना है माता भूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार भी थी, रसमीमांसा, चिंतामणि और है 11 वर्ष का समय। कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी का है क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू और भूले बिसरे चेहरे, जो कि आप लोगों से पूछा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनकी रचना है मैला आंचल, परती परिकथा और मारे गए गुलफाम। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, या सरदार पूर्ण सिंह जी हैं? कौन है बच्चों? तो हम लोग चलिए बता देते हैं भैया। सरदार पूर्ण सिंह जी की रचनाओं में कौन कौन सा है? अविचल ज्योत है, खुले मैदान है, खुले घुंड है और खुले लेख हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं आचरण की सभ्यता के लेखक। और इनकी कोई रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करें तो कविता कलाप और काव्य मंजूषा। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो चिंतामणि, विचार वेथी और रश्मिमांसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं। कौन है बच्चों? डॉक्टर नगेंद्र हैं, या हरिशंकर परसाई जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो इनकी रचना है साहित्य सहचर, पुनर्नवा और सहज साधना, विचार और वितर्क, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी इनकी रचना है। अगर हम बात करें जैनेन्द्र कुमार की, तो इनकी रचनाओं में है त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध, परख और विवर्त, ये सभी किसकी रचना है बच्चों? तो जैनेन्द्र कुमार जी का है। हरिशंकर परसाई जी की अगर हम बात करें तो हरिशंकर परसाई जी की रचना कौन सी है? विकलांग श्रद्धा का दौर, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे। और डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र का आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि डॉक्टर नगेंद्र की कौन कौन सी रचना है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है बच्चों? धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, या फिर सुंदरलाल त्रिपाठी जी हैं, या घनश्याम दास बिड़ला हैं,
या नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ जी हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें कि घनश्याम दास बिड़ला की, तो इनका छत्तीसगढ़ी बापू है, मरुभूमि का वह मेघ है। कौन सा है? बापू और मरुभूमि का वह मेघ। सुंदरलाल त्रिपाठी जी की रचना में है छत्तीसगढ़ी रामलीला। और धीरेन्द्र वर्मा जी का है हिंद विश्वकोश, हिंदी भाषा का इतिहास। और इन्हें ही हिंदी के प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। किसको? तो धीरेन्द्र वर्मा जी को। और नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ का बच्चों आप लोग बताइए कि कौन होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। कौन थे भैया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी थे, या प्रताप नारायण मिश्र, या कार्तिक प्रसाद खत्री। तो कार्तिक प्रसाद खत्री ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने पत्रिका का संपादन किया है, उसका नाम है ब्राह्मण। अगर हम बात करें बालकृष्ण भट्ट, ये पट्ट लिखा है बच्चों लेकिन पट्ट नहीं भट्ट है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की बात करें तो इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की पत्रिका का नाम है ज्ञानोदय। चलिए चलते हैं गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश क्या है? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाकी मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आप लोगों को बता दें एक पाठ आप लोगों का है। कौन सा है? तो पाठ है पवन दूतिका। राधा जी जब भेजती हैं पवन दूतिका को तो उससे कहती हैं कि मेरे प्रिय, अर्थात जो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जी हैं वो कैसे हैं? नव जलद से, मतलब एक नए उठे हुए बादल के समान हैं, और कमल की पंखुड़ी के समान उनका नेत्र है। जाके आए न मधुबन से, मतलब एक बार मधुबन चले गए हैं और मधुबन से चले गए हैं और पुनः वापस नहीं आए हैं। और न भेजा संदेशा, और उन्होंने कोई भी संदेश भी अभी तक नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली होती हुई जा रही हूँ, अर्थात पागल सी मेरी दशा होती जा रही है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन तुम चली जाओ और मेरी सारी दुख भरी कथा को श्री कृष्ण को सुना दो। अब इसमें पूछ रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक यानी कवि होना चाहिए यहाँ पर। इसके कवि कौन है बच्चों? इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब देखते हैं खा नंबर पूछ रहा है कि पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है, मतलब किसने संदेश भेजा है और किसे संदेश भेजा है, दोनों आप सबको बताना है पवन दूतिका पाठ के द्वारा। तो राधा जी ने पवन दूतिका द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। किसने भेजा है? तो राधा जी ने भेजा है। और किसे भेजा है? तो श्री कृष्ण जी के पास संदेश भेजा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है, और रेखांकित अंश क्या है कि जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में देखते हैं, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जी मधुबन से चले गए हैं और वहाँ से नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। घा नंबर कह रहा है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो क्या कहा गया है वर्णन में? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, इसके रूप में किया गया, जिसका अर्थ है कि उनके नेत्र नए बादलों जैसे कमल के समान हैं। मतलब उनके जो शरीर है वो नए बादल के समान है, और उनका जो नेत्र है वो कंज अर्थात कमल की पंखुड़ी के समान है। इस बात से उनकी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका अस्थायी भाव लिखिए। भैया प्रस्तुत पद्यांश का प्रयुक्त रस क्या है और उसका अस्थायी भाव क्या है? तो देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है, जिसका अस्थायी भाव
रति अर्थात प्रेम है। भैया श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है? रति, यानी कि प्रेम होता है। अथवा, अथवा क्या कह रहे हैं? अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा कर लेना। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि मेरा जो स्थिति है वो कैसा है? मैं एक दुख रूपी बादल के समान हूँ और मेरे आँखों में मतलब नीर अर्थात जो जल को लिए हुए, अश्रुओं को लिए हुए, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, मतलब मेरे धड़कन में, मेरे स्पंद में क्या है? चिर निस्पंद अर्थात हमेशा का स्थायित्व तो बस गया है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और जब मैं रोई तो क्या हुआ? मेरे रोने से पूरा विश्व हंसने लगता है। जैसे बारिश के महीने में अगर बरसात हो जाए तो पूरा किसान का चेहरा खिल उठता है, खुशहाल हो जाता है, जब उसकी फसल को पानी की आवश्यकता हो और बारिश हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं रोती हूँ, अर्थात बदली कह रही है, यानी कि महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि जब मैं रोती हूँ तो बहुत से लोग खुश हो जाते हैं। नैनों में दीपक से जलते, मेरे आंखों में जैसे कोई दीपक जल रहा हो, पलकों से में निर्झरड़ी मचली, और मेरे पलकों से क्या होता है? नदी के समान बह चलती हैं। अब इसमें कह रहे हैं बच्चों कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए, अर्थात संदर्भ ही लिखना है। इसमें भी क्या करना है? तो संदर्भ ही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के गीत नामक शीर्षक से अवतरित है। किस शीर्षक से है? तो गीत नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। इसकी लेखिका कौन है? कवयित्री कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। व्याख्या करने को कह रहा है, और व्याख्या में क्या कह रहे हैं? स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। अब देखते हैं क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका अर्थ है, क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ है कि कवयित्री के हृदय की धड़कन में सारा विश्व स्थिर है। मतलब उसके जो हृदय की धड़कन है उसमें पूरे विश्व की स्थिरता समाई हुई है, और उनके रोने से सारा विश्व दुखी नहीं, हंसा मतलब हंसने लगते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, खुशहाल दिखाई देते हैं और दुखी भी होते हैं। अगला कह रहा है गा नंबर कि नयनों में दीपक से जलते, यहाँ से होना चाहिए में नहीं, नयनों में दीपक से जलते में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? स्पष्ट कीजिए। तो नयनों में दीपक से जलते में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है, जहाँ कवयित्री के नेत्रों को दीपक के समान जलता हुआ बताया गया। 1 मिनट बच्चों, से लगा है ना, तो सा सी से सम सरिस समान जैसे अगर ये मिले तो रूपक नहीं होता है, क्या होता है? उपमा होता है। और यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। घा नंबर पूछ रहा है कवयित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? कवयित्री निरंतर क्यों रो रही है, लगातार क्यों रो रही है? तो क्या है भैया? कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण उनका दुख और विरह है जो उन्हें आहत किए हुए है। अगला अंगा नंबर इसका कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है? जो उपर्युक्त पद्यांश है उसमें कवयित्री ने अपने आप को क्या बताया है? तो कवयित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली बताया है, यानी वह दुख से भरी हुई। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जी सुंदर रेड्डी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जी सुंदर रेड्डी जी का। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था, किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। सन 1943 ईस्वी में आप आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे। इन्होंने
हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इन्होंने अपने ही निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं एवं तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य कराए। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक पुस्तक में तो आपकी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है वह एक प्रशंसनीय कार्य है। इनका निधन सन 2005 में हुआ था। कृतियां में रचनाओं में अगर देखें बच्चे तो रचनाओं में इनका क्या है, साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी शोध और बोध, तेलुगु दारुल यानी तेलुगु भाषा में है, और लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया, ये आपका एक अंग्रेजी ग्रंथ है इनका। अगला देखते हैं, खा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब इसमें जीवन परिचय में देखते हैं कि क्या है। कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिलांतर्गत कौसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी मां का निधन हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर 1919 में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश किया, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय छोड़ दिया। इसके बाद में क्या हुआ, तो इसके बाद में चलिए देख लेते हैं। पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभ का कुशल संपादन किया। अनेक वर्षों तक आप आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। अविवाहित रहकर पंत जी ने अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। कविता में आपकी रुचि बाल्यकाल से ही थी। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा मिला है, तो मिला है इन्हें साहित्य अकादमी, और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। माँ भारती का यह सपूत 1977 में सदैव के लिए विदा हो गया। पंत जी की प्रमुख रचनाओं में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या है बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाओं में पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। अपने विस्तृत साहित्यिक जीवन में उन्होंने विविध विधाओं में साहित्य रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार है, जैसे उन्होंने लिखा है स्वर्णधूलि, स्वर्णधूलि के साथ साथ स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अतिमा। और पंत जी अरविंद के नवचेतनावाद से प्रभावित थे। इसके बाद में और क्या है, तो इसके बाद में और देखते हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में कवि समाजवादी और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुआ है। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए पंचलाइट का लिख देते हैं। पंचलाइट आसान भी है। गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जिसे वह पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी जाती है। उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है
औरतें इकट्ठी होती हैं, किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। अब बात बड़ी समस्या वाली हो गई, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। तब क्या करते हैं भैया, तब ये लोग गांव की दूसरी टोली की वाले ताना कसते हैं। अतः वह उनकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते हैं। गांव की एक लड़की मुनरी, जिसके प्रेमी गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कृत कर दिया गया है, बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए क्या करता है, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस लेता है। गोधन बुलाया जाता है, वह बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। अथवा क्या करना है बच्चों, अगर उसे ना कर पाइए तो ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। अब अगला प्रश्न आपका कह रहा है, सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हर खंड में 2 प्रश्न है। जैसे पहले खंड में क्या है, पहले खंड में है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध की कथा वस्तु लिखिए। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपके जिले का होगा आपको वही करना है। अगला दूसरे खंड में कह रहा है कि सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्रांकन करना है। तीसरे खंड में कह रहा है कि रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के 5म सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखना है। और चौथा खंड है आलोक वृत्त। क्या है बच्चों, आलोक वृत्त खंड काव्य के 7म वर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्रांकन कीजिए। और 5वां खंड आप लोगों का कह रहा है कि त्यागपथी के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा त्यागपथी खंड काव्य के 5म सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। चलिए हम त्यागपथी वाला करवा दे रहे हैं, क्योंकि त्यागपथी खंड काव्य जो आपका है ये गोंडा जिले का खंड काव्य है। तो क्या कह रहे हैं 5म सर्ग में कि खंड काव्य के अंतिम और 5वें सर्ग में हर्षवर्धन के सर्वस्व त्याग का वर्णन है, जिसके लिए वह आज तक अपनी दानशीलता हेतु प्रख्यात है। वह प्रयाग के संगम पर 5 वर्षीय आयोजन करता है और 5 वर्षों में संचित सभी रत्न धन धान्य वस्त्रादि को दीन दुखियों में वितरित कर देता है। इसके बाद में क्या है बच्चों, इसके बाद में और देखते हैं, हर्ष इस प्रकार प्रत्येक 5वें वर्ष मोक्ष मेला का आयोजन करता है। सभी ब्राह्मणों, श्रमणों तथा धार्मिक व्यक्तियों को आमंत्रित करता है। पहले दिन भगवान बुद्ध की स्थापना होती है और दिन भर दान का कार्यक्रम चलता है। दूसरे दिन आदित्य की मूर्ति की स्थापना होती है और हर्ष मुक्त हस्त से दान देता है। इस प्रकार नित्य ही विविध धर्मों और संप्रदायों की प्रतिष्ठा स्वरूप महीनों दान का कार्यक्रम चलता है। यह 5 वर्षीय मोक्ष मेला उसके जीवन में 6 बार लगता है। हर्ष के इस उदार चरित्र से प्रजा कृतकृत्य हो जाती है। अंत में कवि हर्ष के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए सरस्वती की वंदना करता है और क्या कहता है कि शारदे सन्मति सुने देश समाज के न्याय की त्याग की वाणी, प्रेरणा दे सर्वस्व समर्पण की यह प्रेरक पुण्य कहानी।
क्या कहता है कि हे शारदे मैया, हे सरस्वती मैया, सन्मति अर्थात ये जो अच्छी मति है, अच्छे विचार हैं, इसको पूरा देश सुने, और जो समाज के लिए, न्याय के लिए जो त्याग की वाणी है, इसको सुने, और क्या करें, सभी को सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा ये पुण्य कहानी दे। दूसरे को समझे अपने सम डूबे, अहंकृत में सब प्राणी, त्यागवृत्ति का चरित्र सुनिश्चित हो, ये हमें नूतन प्रेरणा दानी। मतलब ये दूसरे को हमेशा अपने समान समझे, और जो अहंकृत में सभी प्राणी अहंकार में डूबे हुए हैं वह समाप्त हो जाए, वो अहंकार समाप्त हो जाए, ऐसे त्यागवृत्ति चरित्र का निर्माण हो जो हमें हमेशा नई प्रेरणा देती रहे। अगला खंड कह रहा है बच्चों इसमें कि श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखी, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है खंड खा, और खंड खा में कह रहे हैं कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जिसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये वाला गद्यांश है, ये क्या है, कौन से पाठ से है, तो संस्कृत भाषाया महत्वम है। मतलब कौन सा, तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक शीर्षक से लिया गया है। अब हम लोग इसका व्याख्या जब करेंगे, मतलब अनुवाद करेंगे, तो कैसे, धन्यो अयम भारत देशा, ये भारत देश धन्य है, यत्र मतलब जहाँ, समुल्लसति मतलब विकसित होती है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती, और शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी प्रस्तुत होती है, फलती फूलती है। मतलब ये भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत फलती फूलती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, मतलब विद्यमानेषु माने विद्यमान, निखिलेष्वपि मतलब संपूर्ण, वाङ्मयेषु मतलब भाषाओं में, वाङ्मय अस्याह वाङ्मयम, वाङ्मय मतलब इस भाषा की सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। मतलब विद्यमान सभी भाषाओं में, विश्व की सभी भाषाओं में यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, इयमेव मतलब यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारतादैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। मतलब इस हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लेना। और आपको बता दें ये महामना मालवीय पाठ से है, तो क्या कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसमें देखते हैं बच्चों, हिंदी संस्कृतांग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। मतलब हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषाओं मतलब अंग्रेजी भाषा में अस्य समानः अधिकारः आसीत्, इनका समान अधिकार था। मतलब हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानान उत्थानाय, मतलब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्, इन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षाएव देशे समाजे चा नवीनः प्रकाशः उदेति, शिक्षा से ही देश में और समाज में नया प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम
काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। इसलिए वाराणसी में श्री मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की मांग की। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनमस्मय प्रायच्छन। लोगों ने इस महत्वपूर्ण ज्ञान के यज्ञ में बहुत से धन प्रदान किए। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः प्रतिमूर्तिरेव विभाति। जिससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के सम्मान की मूर्ति के रूप में स्थित है। साधारण स्थित कोऽपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुमक्षमः इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थित कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण उत्साह से इस मनस्वी की तरह और पुरुषेण से मतलब महत्वपूर्ण उत्साह मन से, उत्साही मन से और अपने पौरुष से असाधारण कार्य को भी कर सकता है। यह इस विद्वान मालवीय ने दिखाया। एतदर्थमेव जनासतम महामना इत्युपाधिना अभिधातुमारब्धवन्तः। इसी के लिए लोग इन्हें महामना की उपाधि देना आरंभ कर दिए। अब देखते हैं बच्चों इसमें खा नंबर क्या कह रहा है। तो खा नंबर कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो भैया क्या है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिएतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम होना चाहिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट मतलब टाइपिंग में मुझसे एरर हुआ है। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो पाठ है ये सुभाषित रत्नानी से है। संदर्भ वैसा ही रहेगा जैसा आप लोग अभी गद्य वाले में लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, सुभाषित रत्नानी से हो जाएगा। परोक्षे मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्ष और सम्मुख प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला हो। मतलब आपकी पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ने वाला हो और आपके सम्मुख आपका प्रिय बोलने वाला हो। वर्जेता दृशम मित्रम, ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष के घड़े पर अमृत लगा हो, दूध लगा हो, ऐसे ही ऐसे मित्रों को त्याग कर देना चाहिए। अथवा वाले में बच्चों इसमें भी वही चीज़ है कि उदेति, उसी पाठ से है, ये भी उसी पाठ से। उदेति सविता ताम्रस्ताम्रेवास्ति मेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महतामेक रूपता। क्या कहे कि उदेति सविता मतलब सूर्य उदय होने के समय ताम्र लाल होता है, उगता हुआ सूर्य लाल होता है। ताम्र एवास्ति मेति चा, और इसी प्रकार से अस्त होते समय भी सूर्य लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महतामेक रूपता, तो ठीक उसी प्रकार से संपत्ति के समय, सुख वैभव के समय और विपत्ति के समय अर्थात दुख के समय हमें एक समान व्यवहार करना चाहिए। ये भी आपका सुभाषित रत्नावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कौन सा है? पहला है दाल में काला होना। अर्थ क्या है? किसी कार्य या योजना में कोई गड़बड़ी या खोट होना। वाक्य प्रयोग चलिए देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट से ही पता चल गया कि इस बार की योजना में जरूर दाल में कुछ काला है। या फिर क्या कह रहे हैं, तलवार की धार पर चलना मतलब खतरे लेना। वह अपने कार्यों में सफल होने के लिए तलवार की धार पर चलता है। अच्छा, इसमें फिर अगला क्या कह रहे हैं, टका सा जवाब देना। अर्थ क्या है? तुरंत जवाब दे देना। मतलब वह अपने बड़ों के प्रश्नों का टका सा जवाब देता है। यहाँ प्रकाश का जवाब नहीं, टका सा जवाब देता है। और चौथा नंबर क्या कह रहा है, चांदी काटना मतलब बहुत ही लाभ या फायदा होना।
नए बिजनेस में पहले ही महीने से में उसने चांदी काट ली और अच्छा खासा